नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबा अली सैफी। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। डोडा में मिनी बस खाई में गिरी, 11 अफराद की मौत, चंद अफराद जख्मी। वज़ीर आज़म ने हादसे पर किया दुख का इजहार, मुतासरीन के लिए मुआवजे का ऐलान। हरियाणा के बहादुरगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों को कुचला, 3 खवातीन हलाक, दीगर जख्मी। गोसावी की गिरफ्तारी पर पुणे सिटी पुलिस कमिश्नर का बयान, धोखाधड़ी के केस में गोसावी को किया गया गिरफ्तार। इसी की हवालगी के ताल्लुक से मुंबई पुलिस या किसी एजेंसी ने नहीं की है मांग। सुप्रीम कोर्ट ने नीट के नतायज से मुतालिक बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, एनटीए को नीट 2021 के नतायज का ऐलान करने की दी इजाजत। सोलह 16,000 से ज्यादा नए कोविड केसेस के साथ मुल्क में कोरोना केसेस में कल से 20% का इजाफा, 733 कोरोना मरीजों की हुई मौत। हिंद आसियान सरबराही इजलास से पीएम मोदी का खिताब, कहा आसियान मुमालिक से भारत के पुराने मरासिम, कोरोना के दौर में ये ताल्लुकात मजीद हुए हैं मजबूत। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक हादसा पेश आया। मिनी बस के साथ ये हादसा पेश आया है, जिसमें आपको बता दें कि 11 अफराद की हलाकत की खबर है। 11 अफराद इस हादसे में मारे गए हैं और वहीं चंद अफराद के जख्मी होने की खबर है। आपको बता दें कि ठाठरी डोडा कौमी शाहरा पर सोई गवारी इलाके के करीब मिनी बस एक खाई में गिर गई। जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया है, जिसमें से चंद की हालत नाजुक बताई गई है। इसी दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख का इजहार किया है। वजीर आजम ने महलूकीन के लवाहिकीन को फीकस 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए दिए जाएंगे। हम अपने कंपोनेंट डोडा में थे और हमें पीसीआर से कॉल आई कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो यूं ही हमें कॉल, हमारे इंचार्ज साहब को कॉल आई और इंचार्ज साहब ने पूरी टीम को अलर्ट किया और हम अपना इक्विपमेंट जो है वो गाड़ी में डाले और जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ था घटसू में, तो यहाँ की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें डोडा से मतलब टाइम लगा। तब तक यहाँ पे आर्मी, जेकेपी और सिविल क्यूआरटी जो है वो यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे थे। तब तक हम भी यहाँ पे पहुँचे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंद आसियान के सरबराही इजलास से खिताब किया। आज इस इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की और कई अहम बातें उन्होंने इस खिताब में की। आपको बता दें कि अपने खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के आसियान मुल्कों से देराना मरासिम हैं और कोरोना के दौर में ताल्लुकात में मजीद मजबूती आई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में ये ताल्लुकात भी मजीद गहरे और मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2022 में हिंद आसियान मुल्कों के बीच पार्टनरशिप के 30 साल मुकम्मल हो रहे हैं और हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के 75 साल मुकम्मल करने जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन दोनों अहम संगे मील पर मिलकर खुशियां मनाएंगे। इस साल भी हम अपनी पारंपरिक फैमिली फोटो तो नहीं ले पाए, किंतु वर्चुअल रूप में ही सही हमने आसियान इंडिया समिट की परंपरा को बरकरार रखा है। मैं हिज मैजेस्टी ब्रुनेई के सुल्तान का 2021 में आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनंदन करता हूं। योर मैजेस्टी,
एक्सेलेंसीज, कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे। हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे। इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। आर्यन खान केस में पुलिस ने केपी गोसावी को गिरफ्तार कर लिया है। धोखाधड़ी के मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि पुलिस किरण गोसावी की तलाश जो है वो 2018 से कर रही थी। गोसावी पर मलेशिया में मुलाजमत के नाम पर धोखाधड़ी का इल्जाम है। पुलिस को किरण गोसावी के पुणे में छुपे होने की खुफिया इत्तला मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे आखिरकार दबोच लिया है। ये हमारे पास 2018 में एक केस था चीटिंग का, 420 और आईटी एक्ट के हिसाब से एक आदमी को नौकरी लगाने की बात हुई थी, मलेशिया भेजा गया था और उसमें उस आदमी की चीटिंग हुई। उसके बेसिस पर हमारे यहाँ जो केस दाखिल हुआ वो 2019 में चार्जशीट हुआ था और उस टाइम किरण गोसावी को अरेस्ट नहीं किया गया था और फरारी घोषित किया गया था। उसी केस में बाद में कुछ घटनाएं हुई और उसका फोटोग्राफ सोशल मीडिया में वायरल हुआ, तो मालूम चला हमारे यहाँ वो केस पेंडिंग है। तो उस हिसाब से उसके अरेस्ट करने के लिए हमने कई टीम बनाई और टीम बनाने के बाद कई टीम हमारी इधर उधर गई और आज सुबह 3 बजे करीब उसको हम लोगों ने पुणे के एक लॉज से अरेस्ट किया है, डिटेन किया है और अरेस्ट की प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई हम शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को साल 2021 के नीट के इम्तिहान के नतायज के ऐलान करने की इजाजत दे दी है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 तालिबे इल्मों के लिए दोबारा टेस्ट कराने के बॉम्बे हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाकर नीट यूजी के नतायज का ऐलान का रास्ता साफ कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनटीए से नतीजे का ऐलान न करने को कहा था, जब 2 उम्मीदवारों ने दावा किया था कि 12 सितंबर को मुनक्किद नीट इम्तिहान के दौरान उनके टेस्ट बुकलेट्स और ओएमआर शीट्स को मिला दिया गया था। जस्टिस एल नागेश्वर राव, दिनेश महेश्वरी और बीआर गोई की 3 रुकनी बेंच ने आज हुक्म देते हुए कहा है कि हम हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हैं और एनटीए को नीट यूजी के नतायज का ऐलान करने की इजाजत देते हैं। माओ नवाजों से मुबैना राब्ते के मामले में केरल के तालिबे इल्म ताहा फजल को जमानत मिल गई है, जबकि एलियन शुएब को भी एनआईए की दरख्वास्त से राहत मिली है। केरला के नौजवान ताहा फजल और एलियन शुएब ने मुबैना तौर पर माओ नवाजों से ताल्लुक पर दर्ज यूएपीए केस में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। एनआईए मामले की जांच कर रही है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एएस ओका की बेंच ने 23 सितंबर को फैसला महफूज कर लिया था। ताहा फजल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जबकि एनआईए ने भी मुकदमे में शरीक मुलजिम एलन शुएब को दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अर्जी को खारिज कर दिया। इस मामले में सबसे पहले केरला पुलिस ने नवंबर 2019 में मुकदमा दर्ज किया था।
मुल्क में कोरोना के मामलों में आज फिर इजाफा देखा गया है और आज खास करके जो कोरोना से होने वाली अमवात हैं उसमें इजाफा देखा गया है। आदादोशुमार के मुताबिक अगर आपको बताएं तो पिछले 24 घंटों में 733 अमवात दर्ज की गई हैं। यही नहीं, गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 733 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में 1,60,089 एक्टिव मामले हैं। से देश में कोविड के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड के 16,000 के लमसम नए केस आए हैं, तो वहीं 733 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। ये जो आंकड़े हैं, ये जो मौत का आंकड़ा जो अचानक से कोविड के केसेस के कारण बढ़ा है, वो चौंकाने वाला है। हालांकि कोविड के जो केसों की जो रफ्तार है वो ज़रूर कम है, लेकिन इस टाइम पे नवंबर अक्टूबर के महीने में जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय और जिस तरीके से एक्सपर्ट ये दावा कर रहे थे कि तीसरी लहर अगर भारत में आएगी तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में आ सकती है, उसको लेकर ये जो आंकड़े, जो नए आंकड़े आ रहे हैं, ये ज़रूर चौंकाने वाले हैं। हालांकि अभी भी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हमको जिस तरीके से कोविड के अगर केसेस बढ़ते हैं तो सिर्फ उसका एकमात्र उपाय यही है कि हमको प्रिकॉशंस लेने हैं, हमको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। कर्नाटक में 10 लाख से ज्यादा मजदूरों और लेबर्स को अभी तक भी कोरोना का मुआवजा नहीं दिया गया है। बीजेपी मजदूरों और गरीब अफराद के साथ नाइंसाफी कर रही है। बेंगलुरु में कांग्रेस मजदूर कमेटी के रियासती सदर GS मंजूनाथ ने ये बात कही है। मंजूनाथ ने KPCC की इन ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कमेटी के नए ओहदेदारों का इस्तकबाल किया। कदीर खान और दीगर समाजी कारकुनों को ओहदे और जिम्मेदारी सौंपी गई। छोटा मोटा प्रॉब्लम बता रहे हैं डिपार्टमेंट वाले, नाम अच्छा नहीं, एनरोल नहीं हुआ है, आधार कार्ड बैंक को नहीं जमा हुआ है। ये छोटा प्रॉब्लम कौन सॉल्व करना, वो कार्मिकों का सबका काम मालूम नहीं रहता ना। वो ये सब कितना हो गया, 10 लाख के ऊपर कार्मिकों जब के घर जा रहे हैं, किसी भी की एक पैसा भी नहीं आ रहा है। तो आप क्यों खामोश बैठे? नहीं, मैं जाके पूछ रहा हूँ कमी कार्मिक इलाकों में, वो एनरोल करने के लिए कंप्यूटर प्रॉब्लम बोल रहे हैं, बैंक में ये बैंक का नंबर आधार को नहीं जोड़ा हुआ के बोल रहे हैं, छोटा तो उनको रिकग्नाइज करने के लिए हमें एक मौका दिया गया है। तो उनकी खिदमत में जितना भी हो सकेगा हम लोग इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और इसी तरह हम लोगों का, जैसे कि मैंने बताया, सभी को पता है लोग बड़े बातें करते हैं, हमारा बड़ा बात करने का नहीं है। हम लोग स्टार्ट करके काम करके हमारे वार्ड से स्टार्ट करके, बिकॉज हमारे वार्ड में ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। कौन से वार्ड? तो वार्ड नंबर 23 जो नागवारा वार्ड है, वहाँ से ही स्टार्ट करके डेवलपमेंट करके उसके बाद में सभी को जहाँ वार्ड वालों को जितना भी प्रॉब्लम्स है या फिर पूरे क्षेत्र में जितना हमें जो जनरल सेक्रेटरी एज ए बेंगलुरु सेंट्रल का हमें बनाया गया है, तो वहाँ पे जितने भी हैं तो सारों को, और पूरे कर्नाटक में जितने भी आदमी हैं जिनको भी हेल्प चाहिए हमारी तरफ से हम लोग करने के लिए तैयार हैं। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आदाब। महिलाओं के हक के लिए न्यूज़ 18 उर्दू की आवाज़ के साथ हम आवाज़ मिलाते हैं। महिलाएं और पुरुष साथ साथ चल के शाना बशाना तरक्की की राह पर आगे बढ़ रही हैं और ये अधिकार उनको हमारे संविधान ने भी दिया है और हमारे धर्म ने भी दिया है। ज़रूरत ये है कि इन अधिकारों का जो महिलाओं को संविधान और धर्म में मिला है उसका सम्मान किया जाए और उनको महिलाओं तक पहुंचाया जाए। महिलाओं का हक, कोई शक बिल्कुल नहीं, कोई शक नहीं।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मनोज झा ने भक्त चरण दास की जानिब से लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी के दरमियान हुई फोन पर बातचीत से इनकार करने पर उन्हें निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अभी ऐसा मरहला नहीं आया है जिसमें सोनिया गांधी को किसी से पूछना पड़े, बात करनी पड़े। जो लोग लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी के ताल्लुकात से वाकिफ नहीं है वही इसी तरह की बात कर सकते हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा से सर, 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है बिहार में। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जब वहां पहुंचे उसके बाद आप लोगों को क्या लगता है, कितनी उम्मीद है, माहौल कितना बदला है? देखिए, सीधी सी बात है कि कल उनकी सभा आप कुशेश्वर के देखिए या तारापुर के देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी की, उससे पहले तेजस्वी जी की, और सबसे बड़ी चीज जो है पंचायत स्तर पर हमारे विधायक, हमारे नेता सक्रिय हैं, दोनों ही सीटें। और इसको आपको जान के आश्चर्य होगा कि तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान, लोग इसको एक उपचुनाव नहीं मान रहे। लोग इसको मान रहे हैं कि एक उपकरण है सत्ता बदलाव का, सत्ता परिवर्तन का। और एक बेबसी, बेचैनी जदयू के अंदर है और थोड़ी बहुत भाजपा के अंदर भी है। तो शायद इन दोनों चुनाव के नतीजे से उस बेचैनी को भी एक रास्ता मिलेगा और जो सरकार बनने से रोक दी गई थी बीते नवंबर के महीने में शासनादेश की वजह से, वो सरकार बन जाएगी। लेकिन बीजेपी जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की एंट्री के बाद हम लोगों को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे 1990 से 2005 वाला दौर सीधे लोगों के जहन में याद आ गया। 1990 से 2005 के दौर में क्या क्या हुआ था परिवर्तन, उसका मखौल उड़ा रहे हैं क्या? खाट पे लोग बैठते नहीं थे। समाज का समीकरण इतना विषैला और विषाक्त था। और रही बात, तो मैं तो अभी भी कहूंगा कि ये खोखले नारेबाजी छोड़िए, उन 15 वर्षों का, और इन 15 क्यों कहते हैं महाराज, 16 साढ़े 16 साल है लेकिन टेप लगा हुआ है 15 का। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का सामने रख लीजिए ना। अर्थव्यवस्था, जीडीपी के बरक्स एक्सपेंडिचर क्या क्या हुआ, शिक्षकों की जो नियुक्तियां हुई बेदाग, ये नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, उनकी टिप्पणियों से मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि जब राजनीतिक खोखलापन आ जाता है तो आपके पास सिवाय संवेदनहीन टिप्पणी करने के, उल टिप्पणी करने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता। इस चुनाव में आरजेडी कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़ रही थी, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी दोनों तरफ से हुई उस पर आप क्या कहें? क्योंकि भक्त चरण दास कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई बातचीत सोनिया गांधी की लालू यादव से नहीं हुई है, अगर हुई होती तो मैं प्रभारी, मुझे तो जानकारी होती। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि ऐसा दौर अब नहीं आ गया है कि सोनिया जी को किसी से पूछ के लालू जी से बात करनी पड़े। उन दोनों के संबंधों के बारे में जिनको जानकारी नहीं है वही ये इस प्रकार की टिप्पणी दे सकते हैं, इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना ही नहीं। आखिर में एक सवाल, भले ही बिहार में कांग्रेस को आप लोग भाव नहीं देंगे, लेकिन केंद्र में आप लोगों का यूक्वेशन है। आपने कहा कि लालू यादव सोनिया गांधी का बीच जो संबंध है वो किसी को पता नहीं है, बेहतर संबंध रहा है शुरू से, तो उस संबंध की बिना पर बिहार में भले कांग्रेस नेता कौन क्या करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, सीधी सी बात है, जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से हुई हमें इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जनता के बीच का उभाड़ जो होता है ना, वो तमाम बयानों पे भारी पड़ जाता है। आप कुशेश्वर जाइए, तारापुर जाइए, उनकी गलियों में घूमिए, आपको ये स्पष्ट दिख जाएगा कि लोग गठबंधन को किस संदर्भ में देखते हैं। गठबंधन का संदर्भ होता, उद्देश्य होता है कि भाजपा जेडीयू की इस सरकार को शिकस्त कौन दे सकता है। तो जाहिर तौर पर मतलब वो राष्ट्रीय जनता दल ही है और बाकी सारे हमारे CPI-ML, CPI, CPM सब साथ हैं और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व को तमाम चीजों की जानकारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। तो न्यूज रूम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।